अब तक हम हिस्ट्री फ्रॉम बिलो में बात कर रहे थे वैसे रिवोल्ट्स की जो कि नीचे क्लास में जो कि निचले क्लास जैसे पीजेंट्स और ट्राइबल पुअर पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल में रूटेड था। अब और जो टोन था उनका उनका मिलेनेरियन टोन था और रिलीजियस ओवरटोन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें मॉडर्न सेकुलर जो आइडियोलॉजी होता है इसका अभाव था। अब हम बात करेंगे उस तरह के रिवोल्ट की जैसे कि डेक्कन में जो हुआ डेक्कन राइट्स, उस राइट्स की बात करेंगे जिसमें कि बेटर ऑफ पीजेंट्स भाग लिए और जो उनमें जो लीडरशिप दिया गया तो बेटर ऑफ पीजेंट के ही द्वारा दिया गया और उनका स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड था, उनके पर्टिकुलर ग्रेवेंसेस से रिलेटेड था और स्पेसिफिक उनका जो उसका रिड्रेसल जो ये चाहते थे तो वो पर्टिकुलर ग्रेवेंसेस का ही रिड्रेसल था। डेक्कन में ऐसा हुआ कि जब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब हुआ तो डेक्कन में कॉटन का खेती किया जाने लगा और कॉटन से बहुत ही फ़ायदा हुआ। कॉमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर में जो बेटर ऑफ जो पीजेंट्स थे उनको बहुत ही फ़ायदा होता था। लेकिन ऐसा हुआ कि बीच में 1860 के बाद 1860 ईस्वी के बाद जो कॉटन का जो प्राइस था वो गिर गया। इससे ये पीजेंट्स को हार्डशिप सहना पड़ा और और ऐसा हुआ कि 1867 के बाद लैंड रेवेन्यू में भी ये सरकार हाइक की। तो लैंड रेवेन्यू एक तरफ तो लैंड रेवेन्यू का प्रॉब्लम हो गया कि लैंड रेवेन्यू बढ़ गया और दूसरी तरफ उनका जो इनकम था वो कॉटन से वो कम गया। तो ऐसे में उनको हार्डशिप देखना पड़ा, तो इसीलिए वे स्पेसिफिक डिमांड किए कि लैंड रेवेन्यू कम कर दिया जाए और उनका जो डेब्ट जो बॉन्ड था उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर पाई। सरकार इस तरह का स्टेप नहीं ली जिससे कि उनका ग्रीवेंसेस फुलफिल हो। तो वे जो पटेल होते थे, जो विलेज हेडमैन होते थे, वे नेतृत्व किए प्रोटेस्ट का। ये प्रोटेस्ट ऐसा लिया कि जो साहूकार होते थे, मनी लेंडर जो होते थे, जिनके ग्रिप में वे थे कर्ज के कारण, तो उनके डेप्ट बॉन्ड को जलाने लगे। तो इस तरह का वे ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह का राइट हुआ कि एंटी मनी लेंडर एंटी साहूकार राइट्स डेक्कन में हुआ। ये पूना और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर था। राइट्स उस एरिया में अनकॉमन था जहाँ पर जो मनी लेंडर थे या साहूकार थे वे इंडिजिनस थे, मीन्स कि वहीं के थे। और चूँकि ऐसा इसीलिए था कि उनके हेल्प के बिना, उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस के बिना इनका कारोबार नहीं चल सकता था। विलेज हेडमैन्स और जो बेटर ऑफ जो पीजेंट्स थे उनका कारोबार नहीं चल सकता था। इसीलिए उस एरिया में जहाँ पर कि साहूकार और लैंडलॉर्ड जहाँ पर कि इंडिजिनस थे वहाँ पर ये राइट नहीं लिया। ये राइट का परिणाम हुआ कि लास्टली तो ये दबा दिया गया, राइट को तो दबा दिया गया और लास्टली इसका रिजल्ट हुआ कि डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास किया गया 1879 में और इसके द्वारा एग्रीकल्चरिस्ट को जो पीजेंट्स थे उनको रिलीफ प्रदान हुआ। अब हम बात करेंगे पबना रिवोल्ट्स की। ये जब हम हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं तो पबना रिवोल्ट्स की बात करते हैं जो कि बंगाल में हुआ था। तो एंटी मनी लेंडर राइट्स यहाँ रेयर था, एक्सेप्ट इन ट्राइबल पॉकेट्स
जहाँ पर कि जो महाजन होते थे लोकल रिच पीजेंट्स होते थे, और जोतेदार जिनका क्रेडिट इंडिस्पेंसेबल था, उनके मतलब किसी तरह का ट्रेड और किसी तरह का जो लाइफ से जितना भी जो रिलेटेड एक्टिविटी होता है उसको कैरी ओवर करने के लिए। तो ये तो इस तरह का इस तरह का एंटी मनी लेंडर और एंटी साहूकार रिवोल्ट यहाँ पर नहीं हुआ। तो रिवोल्ट किसके अगेंस्ट हुआ? तो हाई लैंडलॉर्डिज्म के खिलाफ हुआ। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वे इंडिस्पेंसिबल पार्ट नहीं रह गए। अब इंडिस्पेंसिबल पार्ट नहीं रह गए होल कॉमर्शियल सेटअप में, होल चेन ऑफ प्रोडक्शन में इंडिस्पेंसिबल पार्ट नहीं रहे। और दूसरी बात की जो बेटर ऑफ द पीजेंट्स है यहाँ का, जैसे कि जो बंगाल का जो था कि डबल क्रॉपिंग हुआ करता था, प्रोसेसिंग ट्रेड इन जूट था, और इससे जो ये था रैयत से वे खुशहाल थे। तो लेकिन जो हाई लैंडलॉर्डिज्म जो था, जो रेंट को हाइक कर देते थे, हाइक करने की प्रवृत्ति थी और हमेशा रेंट बढ़ाते रहते थे। दूसरी बात की इलीगल अवाब्स, इलीगल सेसेज लगाते थे। मेजरमेंट ऑफ जो होता है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो होता है उसको आर्बिट्ररीली शॉर्ट करते थे, जिससे कि एरिया बढ़ जाता था, लगान के एरिया बढ़ जाता था, जिससे पीजेंट्स को ज़्यादा देना पड़ता था। तो इस तरह का ये सिचुएशन था वहाँ। इस तरह का सिचुएशन हुआ तो जो जनरली जो रैयत से उनको टेनेंसी राइट तो प्रदान था, ये अंडर एक्ट 1859 के तहत ऑक्यूपेंसी राइट्स उनको प्रदान था। लेकिन और उसमें मोर देन 50% जो कल्टीवेटर्स है वे इम्यूनिटी उनको प्रदान था कि इविक्ट उनको नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो लैंडलॉर्ड थे उनके रेंट हाइक से, उनके रेंट एग्जेक्शन से, हायर रेंट एग्जेक्शन से और अनलॉफुल मीन्स से डब करते थे ये करने के लिए, रेंट को वसूल करने के लिए। तो इस तरह का मूव बहुत ही उनके लिए दयनीय था और दर्दनाक था। ऐसी स्थिति में यूसुफजाही परगना ऑफ में ये यूसुफजाही परगना जो पबना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक एग्रेरियन लीग ऑर्गेनाइज किया। क्या करने के लिए? एग्रेरियन लीग ऑर्गेनाइज किया कि कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे। इसके मतलब लिटिगेशन मतलब फंड को रेज करने के लिए, लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए फंड को रेज करने के लिए, ताकि कोर्ट में केस ये लोग लड़ सकें और उनके अगेंस्ट में और मुआवजा और सहूलियत प्राप्त कर सके, सहूलियत प्राप्त कर सके। तो इस तरह से ये फंड एकत्रित करने लगे। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि जो यहाँ जो पबना का केस था, एक्सेप्ट मतलब सम एरिया में, कुछ ऐसे एरिया में थे जहाँ पर कि राइट्स हुए, जहाँ पर कि एंटी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में राइट्स हुए। लेकिन ये पीसफुल, एक तरह से पीसफुल ये था, पीसफुल एजिटेशन था अपने राइट को जस्टिफाई करने के लिए, अपने राइट को जस्टिफाई करने के लिए फंड रेज करना। इस तरह का ये दर्शाता है कि फंड रेज करके कोर्ट में केस लड़ रहे थे और ये अपना पीसफुल वे में अपने राइट्स को जस्टिफाई कर रहे थे कोर्ट के द्वारा। और साथ साथ में ये भी कहते थे कि जो इमीडिएट जो ऑपरेसर है हम लोग उसके अति नहीं हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल हम लोग किसके प्रति हैं? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह का ये हर मजेस्टी एंड क्वीन के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। और वांट्स टू बी रैयत ऑफ, वे कहे कि दे वांट्स टू बी रैयत ऑफ द
ब्रिटिश हर मैजेस्टी ओनली। तो इस तरह का अपील जो डिस्टेंट ओवरलॉर्ड के प्रति जो था इमीडिएट ऑपरेसर के अगेंस्ट, एक तरह से ये अनकॉमन नहीं था उस समय के पीजेंट मूवमेंट में। अच्छा, ये तो हुआ कि एक तरह से लीगल मूवमेंट था, एक तरह से मतलब लीगल मूवमेंट था, और लेकिन स्पोरेडिक इंसिडेंट्स जो कुछ पबना में जो हुआ अगेंस्ट इसके कि जैसे कि स्पोरेडिक इवेंट्स पबना में हुआ राइट्स के तौर पे, और साथ साथ में ये इनगल्फ कर लिया डाका, मयमनसिंह, त्रिपुरा, बाकरगंज, फरीदपुर, बोगरा और राजशाही डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जो कलकत्ता का जो ज़मींदार जो सर्किल्स होता है वे तो इंटायरली हुए थे कि ये इस तरह का ये इलीगल है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको इलीगल नहीं मानने के लिए थी। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कैम्पबेल था उसका प्रोक्लेमेशन था कि इवन पीजेंट्स का कम्बिनेशन यदि लॉफुल माना जाएगा इवन वाइल कंडेमिंग वायलेंस, मतलब कि जब वायलेंस भी कर रहा है तो उस समय भी इसको लीगल माना जाएगा। तो इस तरह से ये, लेकिन ये छिटपुट घटनाएं थी इस तरह की राइट की। बेसिकली ये लीगल, बेसिकली ये एक लीगल प्रोटेक्शन पाना चाह रहा था, लीगल प्रोटेक्शन पाना चाह रहा था अपने ऑक्यूपेंसी राइट्स के लिए, अपने ऑक्यूपेंसी टेनेंसी राइट्स के लिए। तो इस तरह से ये पबना राइट्स पबना को माना जा सकता है, पबना मूवमेंट को माना जा सकता है कि ये भिन्न था, एक तरह से भिन्न मूवमेंट था। अच्छा, जो पबना लीग जो हुआ और सिमिलर मूवमेंट्स जो वेरिड रिएक्शंस जिसमें बंगाल इंटेलिजेंसिया का रहा, ज़मींदार डोमिनेटेड जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था वो इसके बिटरली हॉस्टाइल था, अगेंस्ट में था कि ये बेसिकली एक क्रिमिनल माइंडेड और कॉमनल एजिटेशन है कि मुस्लिम जोतेदार जो मुस्लिम पीजेंट्स हैं उनका ये है अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्डिज्म की तरह के प्रति। लेकिन बेसिकली ऐसा बात नहीं था, यद्यपि कि जो पबना में जो पीजेंट्स थे वो एक्चुअली ज़्यादातर मुस्लिम ही थे और उनका ज़मींदार बेसिकली हिंदू हुआ करता था। लेकिन जो प्रिंसिपल लीडर्स थे इसके पबना लीग के, वे हिंदू थे। प्रिंसिपल लीडर्स में जैसे कि हम बात करेंगे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, ये बेसिकली हिंदू थे, ये हिंदू लैंडलॉर्ड थे। और एक था मुस्लिम थे और एक मुस्लिम था मुस्लिम जोतेदार खुद्दी मुल्ला, जो कि इस मतलब पबना लीग को, पबना मूवमेंट को ये लीडरशिप दिया। तो इस तरह से माना जा सकता है कि ये बेसिकली कॉमनल एजिटेशन नहीं था। और ज़मींदार जो लेकिन चूँकि ज़मींदार और उस समय ज़मींदार थे तो द्विजेंद्रनाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ के बड़े भाई थे, वो गवर्नमेंट से कहे कि ड्रास्टिक एक्शन लिया जाए इस रिवोल्ट को फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। तो लेकिन जो इंडियन एसोसिएशन जो था वो आरसी दत्त का पीजेंट्स जो बंगाल यदि हम देखते हैं, और लिटिल लेटर इंडियन एसोसिएशन इस रिवोल्ट के, इस राइट्स के अगेंस्ट, इस राइट्स के फेवर में अपना मूवमेंट की है, अपना मूवमेंट इन द सेंस की है कि इस तरह से की है कि जगह जगह रईस का मीटिंग भी हुआ है और ऑक्यूपेंसी और टेनेंसी एक्ट 1885 में जो पास हुआ उसके औंदई पर, उसके जस्ट पहले, उसके अवसर पर। तो और गवर्नमेंट और बेसिकली जो ये था, जो मूवमेंट था वो बेसिकली पीजेंट्स के ऑक्यूपेंसी क्लेम्स के लिए था, ऑक्यूपेंसी राइट्स के लिए था। लेकिन इससे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये ऑक्यूपेंसी राइट्स जो जोतेदार जो उस समय होते थे ये
अपने आप में पूरे होल क्लास को लिए हुए था, होल क्लास को सम्मानित कर रहा था पवनारी बोल से। चूँकि जोतेदार से चूँकि ये सारे एक्ट में, जैसे 1885 के एक्ट में, और जो भी इंडियन एसोसिएशन या जो भी जो इंटेलिजेंसिया जो इसके फेवर में जो इसके बात किए तो इनके लिए तो बात किए, जोतेदार के लिए तो बात किए, लेकिन जो सब टेनेंट्स थे और जो लेबरर्स थे और जो मतलब सब टेनेंट्स और लेबरर्स के लिए बात नहीं की है। सब टेनेंट्स इन द सेंस कि टेनेंट्स यदि जोतेदार उतना ही पैरासिटिक हो गए जितना कि ज़मींदार हुआ करते थे। मतलब कि सरमाइज कर सकते हैं कि ये बेसिकली ऑक्यूपेंसी राइट्स का ही लड़ाई था। ये जो रियल कल्टीवेशन से ऑक्यूपेंसी राइट्स को जोड़ा नहीं गया है इस केस में। इतना ही, थैंक यू।